सबसे पहले बात ट्रंप से जुड़ी हुई खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर विदेश मंत्रालय ने दिया है जवाब। भारत अपने हितों के लिए हर कदम उठाएगा। आलोचना करने वालों का रूस के साथ व्यापार। ईयू का रूस के साथ 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार है। आरोप लगाने वाले देश पहले खुद को देखें, यह विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। रूस के साथ भारत के व्यापार से नाराज ट्रंप ने भारत पर और टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी तो विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया और ट्रंप को आईना दिखा दिया। अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम और उर्वरकों का आयात जारी रखे हुए है। ये बात साबित करती है कि भारत की आलोचना करने वाले देश स्वयं रूस के साथ व्यापार में शामिल हैं। आयात एक आवश्यकता है जो वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण मजबूरी बन गई है। रूस से कच्चे तेल की खरीद पर भारत की आलोचना पर विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि रूस से जो आयात करते हैं उसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं को किफायती कीमत में वस्तुएं उपलब्ध कराना है। भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिम्स्टेक के कार्यक्रम में अमेरिकी टैरिफ और रूस से तेल खरीदने की चिंताओं के बीच कड़ा संदेश दिया है। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. वहीं ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी पर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे के आरोपों पर कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कल देर शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई और केंद्र सरकार पर हमला तेज करने की रणनीति तैयार की गई। और देर शाम तक इसकी झलक भी मिलने लगी। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चीनी घुसपैठ का मुद्दा न सिर्फ गंभीर है बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता के मूल पर भी प्रहार करता है। हमने संसद के अंदर और बाहर बार बार जवाब मांगा है। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा, भारतीय भूमि पर चीन का कब्जा एक हकीकत है जिसे किसी भी देशभक्त भारतीय को नकारना चाहिए और न ही उसे दबाना चाहिए। इससे पहले भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी और सवाल पूछा था कि आपको कैसे पता चीन ने जमीन हड़प ली। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी है। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के जमीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। और आज सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम का होगा सम्मान। एनडीए संसदीय दल की बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। एनडीए के सभी सांसद रहेंगे मौजूद। बैठक में एनडीए के घटक दलों के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। एनडीए के सांसदों की इस तरह की बैठक लंबे अंतराल के बाद हो रही है। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पीएम मोदी का सम्मान किया जाएगा। खास बात यह भी है कि एनडीए की बैठक 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने से कुछ दिन पहले हो रही है। एनडीए को अपने उम्मीदवार की घोषणा 21 अगस्त तक करनी होगी, जिसका निर्वाचक मंडल में बहुमत होने के कारण जीत तय मानी जा रही है। और वहीं टीएमसी में जारी घमासान के बीच सांसद अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया है। अभिषेक बनर्जी संदीप बंदोपाध्याय का स्थान लेंगे जो कई महीनों से बीमार चल रहे थे। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने अभिषेक को लोकसभा में संसदीय दल का नेता नामित किया है। ये निर्णय संसद के दोनों सदनों के टीएमसी सांसदों की वर्चुअल बैठक में लिया गया। ममता ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि सांसदों ने सर्वसम्मति से अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
3 बार के सांसद अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं और उन्हें पार्टी में दूसरे नंबर के नेता के रूप में देखा जाता है। वहीं टीएमसी सांसदों की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया है। वे अपनी सहयोगी महुआ मोइत्रा के साथ विवाद और कीर्ति आजाद से झगड़े के चलते नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि देर शाम के घटनाक्रम में कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का फोन आया, जिन्होंने उनसे कुछ और दिनों के लिए चीफ व्हिप के रूप में काम जारी रखने का अनुरोध किया। कल्याण बनर्जी ने ये भी कहा कि अभिषेक बनर्जी ने 7 अगस्त को उनसे मिलने और बात करने की बात कही है। 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया है। तेजस्वी के 2 वोटर आईडी कार्ड होने का मामला तब चर्चा में आया जब उन्होंने दावा किया था कि चुनाव आयोग ने उनके APIC नंबर को बदल दिया है और वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में उनका नाम नहीं है। उन्होंने एक ऑनलाइन सर्च दिखाकर ये भी दावा किया कि उनके पुराने APIC नंबर से जुड़ा नाम अब वोटर लिस्ट में नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों को खारिज करते हुए साफ किया कि उनका APIC नंबर 2020 के विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे में जो था वही है। आयोग ने तेजस्वी को नोटिस जारी कर दूसरे वोटर आईडी कार्ड पर जवाब मांगा है। और चुनाव आयोग के नोटिस पर तेजस्वी यादव का बयान, चुनाव आयोग को जवाब देंगे, बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग को जवाब देंगे, इलेक्शन कमीशन की गलतियां कोर्ट में रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी से वोटर आईडी कार्ड मांगा था, जवाब भी मांगा था, जिस पर उन्होंने ये बयान दिया है। तेजस्वी के 2 वोटर आईडी पर सवाल किया गया था। जो है तो जवाब देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव आयोग को तो बताना चाहिए ना कि भाई बूथ वाइज जो हम लोगों की डिमांड है। कई ऐसे लोग हैं जिनका छूटा हुआ, IAS व्यास जी का खुद आप लोगों ने देखा होगा छूटा है। कई एक घर में ही जो है उसमें 50 लोगों को जो है नाम डाल दिया गया। तो कई ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग की है जो हमारे पास है, वो भी गड़बड़ियाँ जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोर्ट में भी अपने पक्ष को रखेंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी पर दिल्ली सरकार ने बिल पेश किया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री ने TV9 से बात की। आइए देखिए, दिल्ली के एजुकेशनल लैंडस्केप में ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज से पहले 10 साल तक घाल बजाते शिक्षा क्रांति का दावा करने वाले लोग, ये लोग बैठते थे AC कमरों में और माता पिता कोर्ट जाते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आज पेरेंट्स को अधिकार मिलने का रास्ता खुल गया कि वो फीस तय करने वाली कमेटी में बैठेंगे। इसलिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। 1973 के बने हुए कानून के साथ इस कानून को जोड़कर ताकत बढ़ेगी विभाग की और पेरेंट्स को, बच्चों को फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल टॉर्चर से निजात मिलेगी। सर, आपके बिल पेश करने से पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष से आप क्या उम्मीद करती हैं? वो हमारे कसीदे पढ़ेंगे, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। विज्ञापन आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल का, तो उनको तो ये दर्द हो रहा है कि 10 साल में जो हमने किया नहीं था और आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने उनके भ्रष्टाचार, उनके अंडर टेबल, उनके इस बिल को रोकने, इसीलिए वो सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं कि जिन लोगों को हमारी सरकार बनते ही उन्होंने अंडर द टेबल परमिशंस दी थी फीस बढ़ाने की, वो सिलेक्ट कमेटी में जाके ये लंबा खिंच जाए। इसलिए वो हमारा विरोध ही करेंगे, उन्हें करने दीजिए। और उत्तर प्रदेश में जाति धर्म के आधार पर अभियान चलाए जाने के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने आदेश जारी करने वाले अफसर को निलंबित कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी सरकार के अफसर का ये आदेश वायरल है। इस तरह का आदेश पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक SN सिंह ने निकाला था।
एसएन सिंह ने प्रदेश के 57,000 से अधिक गाँव में यादवों और मुस्लिमों की ओर से कथित अवैध कब्जों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का आदेश जारी किया था। संयुक्त निदेशक के इस आदेश के बाद बलिया जिले में जिला पंचायत राज अधिकारी ने सभी बीडीओ को अभियान चलाने के निर्देश दे दिए। ये आदेश सामने आने के बाद सीएम योगी बेहद खफा हुए और एसएन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यूपी में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। राज्य के 20 से ज्यादा जिलों के सैकड़ों गांव और कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि सड़क से लेकर घर तक पानी में डूबे हैं। बांदा में यमुना और केन का कहर जारी है। कानपुर स्टेट हाईवे बाढ़ में डूबा है, जिसके चलते बांदा से कानपुर जाने का रास्ता ठप हो गया है। यहाँ यमुना नदी खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊंची बह रही है। पूरा क्षेत्र टापू में तब्दील हो चुका है और लोग पलायन कर रहे हैं। जौनपुर में गोमती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे बाबा गोमतेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया है। ये तस्वीरें देखिए, लोग कमर से ऊपर तक पानी में चलकर महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। नदी में इसी उफान के बीच बिना सेफ्टी नियमों को पालन करते हुए कई नावें चल रही थी। अब प्रशासन ने नावें बंद करा दी हैं। ये यहाँ पे कब से बंद किया गया है? ये कल से बंद हो गया है नाव। किस वजह से बंद किया गया? ये नदी जलस्तर बढ़ गया तो इसकी वजह से प्रशासन ने बंद करा दिया। बिजनौर में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। सड़कों पर नदी बह रही है तो घरों के कमरे तालाब में तब्दील हो गए हैं। अस्पतालों में भी पानी भरा हुआ है। कई जगह बच्चे कमर तक पानी में चलकर स्कूल से घर आते दिखे। सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बह रही हैं। पानी के तेज बहाव में ये स्कॉर्पियो भी बहने लगी। इसे किसी तरह से रस्सी और बल्लियों के सहारे रोका गया। बलिया में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। और बड़ी खबर महाराष्ट्र में कोल्हापुर से है, जहां हथनी माधुरी को वापस लाने की मांग तेज हो गई है। हथनी को भेजा गया है वन्यजीव संरक्षण केंद्र और उसी के बाद से उसे वापस लाने की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने मौन जुलूस भी निकाला। वनतारा भेजे जाने का विरोध किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। ये लोग अपनी प्रिय हथनी माधुरी को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। हथनी माधुरी को हाल ही में गुजरात के जामनगर में बने वनतारा वन्य जीव संरक्षण केंद्र में भेजा गया है। नांदड़ी गांव और कोल्हापुर के लोग माधुरी हथनी के प्रति भावनात्मक और सांस्कृतिक तौर पर जुड़े हैं और अब वे अपनी प्रिय हथनी से दूर नहीं रहना चाहते। इन्हें हथनी की कमी खल रही है और वे उसे वापस नांदड़ी मठ भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में नांदड़ी में सभी धर्मों के लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। यहाँ एक शांतिपूर्ण मौन पद यात्रा थी, जो नांदड़ी से लेकर कोल्हापुर जिला कलेक्टर ऑफिस तक निकाली गई। कलेक्टर ऑफिस में आयोजित जनसभा में लोगों ने माधुरी को मठ में वापस लाने का आह्वान किया और ऐसा होने पर ही उनके हथनी और कोल्हापुर के लोगों के साथ न्याय होगा। करीब 40 वर्षीय इस हथनी को कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात के वनतारा में भेजने का फैसला किया गया था। दरअसल हथनी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पेटा भारत ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसे वन्य जीव संरक्षण केंद्र भेजे जाने की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हथनी के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए उसे वनतारा भेजने की सिफारिश की, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसके बाद लोगों ने कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हथनी माधुरी को वनतारा भेजे जाने के दौरान शानदार विदाई दी। लेकिन अब वे अपनी प्रिय हथनी से ज्यादा वक्त तक दूर नहीं रहना चाहते। इनकी मांग है कि हथनी माधुरी उर्फ महादेवी को वापस नांदड़ी मठ भेज दिया जाए। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी और शुरुआती जांच में सामने आया कि लड़की को गोली मारने वाला कोई और नहीं, उसका कथित प्रेमी था। बताया जा रहा है कि 15 साल की नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ स्नैक्स खाने जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक के बाजार में आई थी। रात करीब 8:15 बजे वो एक क्लिनिक के सामने खड़ी थी। इसी दौरान उसका कथित प्रेमी आर्यन, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, वो अपने एक दोस्त के साथ पहुंचा और स्नैक्स खा रही लड़की को कई गोलियां मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आर्यन ने बिना किसी बहस के अचानक लड़की पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और मौके से फरार हो गया। गोलियां लगने से लड़की लहूलुहान होकर गिर पड़ी और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई।
इसके बाद स्थानीय लोग लड़की को तुरंत BJRM अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि आर्यन ने लड़की को गोली क्यों मारी। जहांगीरपुरी थाने की पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इलाके में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। और चलिए अब खबर उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा से है, जहां एक मृतक महिला के खाते में अरबों रुपए आ गए। देखिए, क्या आपने एक साथ किसी व्यक्ति के खाते में इतने रुपए देखे हैं? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए और देखते जाइए। यूपी में ग्रेटर नोएडा की ऊंची दनकौर की रहने वाली एक महिला की मौत करीब 2 महीने पहले हुई थी और अचानक उसके खाते में अरबों अरब रुपए आ गए। मोबाइल ऐप पर कुछ ये आंकड़ा दिखा रहा था। रुपयों की जानकारी होने पर मृतक का बेटा बैंक पहुंचा और पता लगाना चाहा तो बैंक अधिकारी ने युवक को खाता फ्रीज होने की बात कही। पुलिस अब इस मामले की जाँच में जुटी है।